नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 12 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में पाठ 4 नगरीकरण की विशेषताएं पढ़ेंगे। कल हमने नगरीकरण की आदि विशेषताएं पढ़ी थी। उसका अगला पॉइंट आता है नगरीकरण की विशेषता का 14वां पॉइंट, प्रदूषण एवं अवसाद जनित तथा जीवन शैली से संबंधित शारीरिक समस्याएं। यानी कि प्रदूषण के कारण से नगरीकरण की जो समस्या है उसमें अगला पॉइंट है प्रदूषण कि जहाँ पर नगरों में लोग रहते हैं तो वहाँ पर प्रदूषण और अवसाद जनित जीवन शैली से संबंधित रहते हैं और इससे शारीरिक समस्याएं भी ज़्यादा होती हैं। कर्तव्य के स्थान पर अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता। अब नगरों में क्या है, कर्तव्य के स्थान पर अधिकारों की प्रति ज़्यादा संवेदनशीलता दिखाई देती है। लोग अपने कर्तव्य को न मान करके अधिकारों को ज़्यादा सचेत रहते हैं, उनके प्रति ज़्यादा सजग रहते हैं। फिर है बेहतर चिकित्सा सुविधाएं। गाँवों की अपेक्षा शहरों में, नगरों में चिकित्सा सुविधाएं बेहतर मिलती हैं। उपयुक्त विशेषताएं नगरीय आबादी को ग्रामीण आबादी से अलग करती हैं। ये जो ऊपरी विशेषताएं, जो अभी विशेषताएं हमने पढ़ी थी, ये सभी विशेषताएं नगरीय आबादी को ग्रामीण आबादी से अलग करती है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल आबादी का 31.16% नगरीय आबादी है, जो कि आज़ादी के बाद भी प्रथम जनगणना 1951 में 17.29% थी। इस प्रकार पिछले 60 वर्षों में 2011 तक भारत की कुल आबादी में ग्रामीण आबादी का हिस्सा लगातार कम हो रहा है। नगरीय आबादी का हिस्सा बढ़ रहा है। यानी कि 2011 की जनगणना के बाद में कह रहे हैं जो कुल आबादी है उसमें ग्रामीण आबादी जो है वो लगातार कम होती जा रही है और नगरीय आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। लोग गाँव को छोड़ कर के रोजगार के लिए या अच्छी शिक्षा के लिए गांव छोड़ कर के नगरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, नगरों की तरफ जा रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1 लाख एवं इससे अधिक तथा 10 लाख से कम की आबादी वाले शहरों की संख्या 412 थी। 10 लाख से 1 करोड़ के बीच की आबादी वाले महानगरों की संख्या 53 थी। 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले महानगर मेगा सिटीज़ या मेगापोलिस की संख्या 3 थी। 1 करोड़ 10 मिलियन से अधिक की जनसंख्या वाले मेगा सिटी निम्न प्रकार हैं। क्या कह रहे हैं कि 1 करोड़ से अधिक की जनसंख्या वाले मेगा सिटी निम्न प्रकार है। पहला ग्रेटर मुंबई, दूसरा दिल्ली, तीसरा कोलकाता। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। फिर आता है भारत में नगरीकरण के प्रभाव। आधुनिक नगरीकरण ने विश्व स्तर पर हमारी संस्कृति को व्यापक ढंग से प्रभावित किया है। लोगों के मानदंड एवं मूल्य बदले हैं। परंपरावादी के स्थान पर वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ है। शहरों में एक प्रकार की कॉस्मोपॉलिटन सोच तथा मिश्रित संस्कृति का विकास हो रहा है। भारत के नगरों में नगरीय सामाजिक संरचना में निम्नलिखित प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। जातिगत व्यवसाय में परिवर्तन। अब अगला पॉइंट आता है जातिगत व्यवसाय में परिवर्तन। परंपरागत जाति व्यवस्था शहरों में अभी भी विद्यमान है। जाति की पेशागत विशेषता में उतना अधिक परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता जितना अपेक्षित था। ब्राह्मण, बनिया, खाती, सुनार, लुहार, धोबी, मोची, नाई जैसे सैकड़ों जातियां शहरों में अपने परंपरागत व्यवसायों के माध्यम से जीवन यापन कर ही रहे हैं। आंशिक व्यवसायगत परिवर्तन दिखलाई पड़ता है। जैसे कुछ ऊंची जाति वाले लोगों ने जूते की दुकान, सैलून अथवा लॉन्ड्री खोली है। अब कह रहे हैं ये जो खाती, सुनार, लोहार हैं, ये सब जातियाँ शहरों में अपने
परंपरागत व्यवसायों के माध्यम से अपने जीवन को यापन कर रहे हैं और आंशिक व्यवसायगत परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा आंशिक यानी कुछ व्यवसायगत जो परिवर्तन है वो भी देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ उच्च जाति वाले लोग जूते की दुकान या सैलून अथवा लॉन्ड्री खोल रखी है। व्यापार पर अब वैश्य यानी बनियों का एकाधिकार नहीं रहा। ब्राह्मणों के व्यवसाय पर अभी भी उनका एकाधिकार बना हुआ है। कहने की जो बनिए थे व्यापार का कार्य बनिए करते थे, वैश्य लोग करते थे, अब उनका उस पर एकाधिकार नहीं है। लेकिन ब्राह्मणों का जो व्यवसाय है उनके उस व्यवसाय पर अभी भी एकाधिकार बना हुआ है। दूसरा पॉइंट आता है अस्पष्टता की भावना में कमी। भारत में सामाजिक दूरी की अवधारणा प्रचलित रही है। मानव के शरीर के स्पर्श की तो दूर की बात है, उनकी छाया तक से दूर रहने की परंपरा रही है। अस्पृश्यता का अर्थ पहले के समय में एक कि क्या है, जो नीची जाति के लोग होते थे, निम्न जाति के लोग होते थे, उनकी छाया मात्र से उच्च जाति के लोग अपने आप को अस्पृश्य मानने लगते थे। इसीलिए कहा है कि भारत में सामाजिक दूरी की अवधारणा प्रचलित रही है। मानव के स्पर्श की तो बात दूर है, यानी मानव एक से दूसरा स्पर्श कर जाए ये बात तो बहुत दूर है, लेकिन उनकी छाया तक से दूर रहने की परंपरा रही है जो पहले के समय में थी कि निम्न जाति के लोगों की छाया अगर उच्च जाति के लोगों पर पड़ जाती थी वो अपने आप को स्पर्श समझते थे। उच्च जातियों के द्वारा निम्न जातियों के साथ किए जाने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार में शहरों में बदलाव आया है। आज ब्राह्मण एवं दलित एक ही होटल में खाना खाते हैं। अगर हम बात करें साथ में उच्च जाति और निम्न जाति, तो आज के समय में ये बहुत परिवर्तन हुआ है। आज चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई छोटी जाति का लोग हों, वो होटल में जब खाते हैं तो एक साथ खाना खाते हैं, एक ही वाहन में यात्रा करते हैं। दलित अधिकारी के मातहत ब्राह्मण कर्मचारी काम करते हैं। इस प्रकार आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण के कारण समाज में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तीसरा पॉइंट आता है जातिवादी भावना में अभिवृद्धि। नगरीकरण के कारण जहां एक और अस्पृश्यता तथा जातिगत व्यवसायों में बदलाव देखने को मिला है, वहीं जातिवाद रूपांतरित स्वरूप में अधिक कठोर होकर उभरता प्रतीत हो रहा है। पढ़े लिखे लोगों के द्वारा जाति के आधार पर संगठन व सभाएं निर्मित की जा रही हैं। फिर चौथा आता है परिवार के स्वरूप एवं आकार में बदलाव। गांवों की तुलना में शहरों में संयुक्त तथा विस्तृत परिवार का विघटन ज़्यादा हुआ है। नगरों में एकाकी परिवार ज़्यादा प्रचलित है। शहरों में नातेदारी के बंधन ढीले पड़ रहे हैं। अर्थात तात्पर्य ये है कि शहरों में नातेदारी संबंधों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोग सिर्फ अपने में मस्त रहते हैं, अपने कार्य को करते हैं, अपना देखते हैं। परिणाम स्वरूप परिवार छोटे होने लग गए हैं। भारत की जनगणना के प्रतिवेदनों से स्पष्ट है कि शहरी परिवार आकार में छोटे होने की ओर अग्रसर है। फिर आता है पांचवा पॉइंट ग्रामीण शहरी संबंध। भारतीय शहरों में ग्रामीण जीवन भी जहाँ तहाँ देखने को मिल ही जाता है। जितना छोटा शहर उतनी ही अधिक ग्रामीण प्रभाव है। भारत में ग्रामीण तथा नगरीयता दोनों साथ साथ दिखाई पड़ते हैं। छठा पॉइंट आता है द्वितीयक समूह तथा संस्थानों के प्रभाव में वृद्धि। नगरीय क्षेत्रों में प्राथमिक समूहों तथा संस्थाओं का प्रभाव सामाजिक जीवन में कम हो रहा है तथा द्वितीयक समूह एवं संस्थाओं का प्रभाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। शहरी आबादी की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति द्वितीयक समूहों व संस्थाओं के माध्यम से होती है तथा जीवन में परिवार, पड़ोस, समुदाय की भूमिका कम हो रही है। शहरों में सामुदायिक भावना अथवा हम की भावना के स्थान पर व्यक्तिवादी भावना में वृद्धि हो रही है। सातवां पॉइंट आता है इंद्रिय परक संस्कृति का प्रभाव। नगरीय जीवन में खाओ पियो मौज उड़ाओ की संस्कृति कहा जा रहा है कि इंद्रिय परक संस्कृति का प्रभाव। नगरीय जीवन में खाओ पियो
मौज उड़ाव की संस्कृति अथवा चावाक संस्कृति हावी होती जा रही है। भारतीय जीवन दर्शन में परंपरागत रूप से लोगों की जीवन शैली आध्यात्मिक हो रही है, लेकिन नगर के विकास एवं प्रसार ने पश्चिमी मूल्यों को बढ़ावा दिया है, जिससे रुग्ण उपभोक्तावादी भौतिकवादी जीवन शैली का विकास हुआ है। नवीन व्यवसायों की उत्पत्ति तथा खेती में व्यवसायीकरण में वृद्धि। नगरीकरण के प्रभाव से शहरी क्षेत्र के आसपास के गांवों में नए व्यवसायों का प्रादुर्भाव हुआ है। मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, दुग्ध व्यवसाय, फल एवं सब्जी उत्पादन, फूलों की खेती के साथ साथ छोटे छोटे मशीनी उद्योग भी अस्तित्व में आए हैं। फिर आता है अगला पॉइंट, उपभोक्ता संस्कृति का प्रसार। नगरीकरण की प्रक्रिया के विस्तार ने उपभोक्ता संस्कृति का प्रसार किया। वर्तमान में गांवों में टीवी, फ्रिज, कूलर, मोटरसाइकिल्स, सिलाई मशीन, विद्युत चालित कृषि यंत्र, फैंसी वस्त्र, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, शीतल पेय आसानी से उपलब्ध है। शहरी प्रभाव ने गांव में भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि की है तथा लोगों में उपभोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। अगला पॉइंट आता है आधुनिक एवं अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। नगर आधुनिक एवं अंग्रेजी शिक्षा के केंद्र हैं। इनके प्रभाव से गांव में भी आधुनिक औपचारिक शिक्षा का प्रभाव बढ़ा है। गांव के लोग भी शिक्षा प्राप्त कर सरकारी नौकरी में आकर अपनी जीवन की दशाओं में बदलाव चाहते हैं। इस आकांक्षा ने, जिसमें वे शहरी सुख सुविधाओं वाले जीवन को जीना चाह रहे हैं, आधुनिक शिक्षा की मांग में वृद्धि की है। फिर आता है 11वां, जजमानी प्रथा की समाप्ति। नगरीकरण ने जजमानी प्रथा एवं सेवा के बदले सेवा तथा वस्तु विनिमय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अब काम के बदले नकद, पारिश्रमिक तथा मुद्रा विनिमय का प्रचलन हो गया। जजमानी प्रथा में सेवा करने वाले जातियों ने अपने पेशों का आधुनिकीकरण कर लिया। नगरीकरण ने जातिगत पेशों में बदलाव किया है। शहरों में व्यवसाय संबंधी गतिशीलता बढ़ी है। फिर आता है 12वां पॉइंट, अंधविश्वासों में कमी। भारत में परंपरागत समाज में अंधविश्वासों की बहुलता दैनिक जीवन में पाई जाती थी। आधुनिक वैज्ञानिक सोच तथा तकनीक के प्रयोग ने, जो आधुनिक नगरों की पहचान है, अंधविश्वासों में कमी की है। शहर के साथ साथ गांव भी नवीन विचार एवं वैज्ञानिक सोच के ओतप्रोत हो रहे हैं। फिर आता है आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से परंपरावादी सोच में बदलाव। नगरीकरण के माध्यम से आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप शहर एवं गांव में बहुआयामी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। शिक्षा के प्रसार एवं प्रभाव ने छोटा परिवार, विधवा विवाह, वयस्क विवाह, स्त्री पुरुष समानता, व्यवसायों के चयन की स्वतंत्रता तथा आर्थिक गतिशीलता के विचार को समर्थन तथा गति प्रदान की है। वर्तमान में जीवन साथी चयन में लड़कियों की भूमिका बढ़ी है। निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि हुई है। अंतर्जातीय विवाह, न्यायालयों में विवाह, तलाक के मामले बढ़े हैं। जीवन में नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है। कालाबाजारी, घूसखोरी, मिलावटखोरी एवं बेईमानी में वृद्धि हुई है। फिर 14वां पॉइंट आता है महिला सशक्तिकरण। महिलाओं की स्थिति में काफ़ी बदलाव आया, यानी महिला सशक्तिकरण है, महिला मजबूत हुई है, वो स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, अपना वजूद बनाना चाहती है। महिलाओं की स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है। उच्च शिक्षा, रोजगार तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों ने महिला स्वतंत्रता को प्रोत्साहन दिया। शहरों में पर्दा प्रथा कम हो रही है। मुस्लिम संप्रदाय में भी उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं में बुर्का पहनने की प्रथा में
बुर्का पहनने की प्रथा में कमी देखी जा रही है। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ी है। घरेलू मामलों में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। नगरीय क्षेत्रों में पितृसत्तात्मक मूल्यों में ह्रास देखने को मिला है तथा महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। फिर आता है 15वां पॉइंट, धर्म का राजनीति में हस्तक्षेप। नगरीकरण की प्रक्रिया में धर्म का सामाजिक क्षेत्र के स्थान पर राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप बढ़ा है। वोट की राजनीति ने अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु धर्म का उपयोग बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक दल वोटों की खातिर तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। धर्म व्यक्तिगत आस्था एवं विश्वास का मामला मात्र नहीं रह गया। 16वां आता है कर्मकांड के प्रभाव में कमी। नगरीकरण में आधुनिक शिक्षा के प्रभाव ने धर्म में कर्मकांड की महत्ता को कम कर दिया है। वर्तमान में शहरों में कर्मकांड के स्थान पर भक्ति, श्रद्धा और उपासना में वृद्धि हुई है। कहा जा रहा है कि लोग अब कर्मकांड में कम विश्वास करते हैं, भक्ति, श्रद्धा, उपासना में ज़्यादा विश्वास करते हैं, उसमें वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप धर्म पर धर्मगुरुओं का प्रभाव थोड़ा कम हुआ। लोग अंधविश्वास के स्थान पर धर्म में तभी तर्क ढूंढने लग गए। फिर आए मेधा पलायन। नगरीकरण ने मेधा पलायन को बढ़ावा दिया। गांवों की अपेक्षा शहरों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, नौकरी तथा आर्थिक उन्नति के अवसरों ने ग्रामीण मेधा को नगरों की तरफ आकर्षित किया। यानी कि यहाँ पर सुख सुविधाएं ज़्यादा होने लगी नगरों में, तो लोग गांवों को छोड़ करके सुख सुविधाओं को उपभोग करने के लिए नगरों की तरफ पलायन करने लगे। फिर है 18वां पॉइंट, अर्थ पलायन को बढ़ावा। मेधा पलायन के साथ साथ गाँव से शहरों की तरफ अर्थ पलायन भी बढ़ा। शहरों में प्रगति, विकास, विलासिता, सुख सुविधाओं के साधनों की उपलब्धता, तरक्की के सपने आदि देखकर गांव के लोग अपनी पूंजी का निवेश शहरों में कर रहे हैं, जिससे गांव में पूंजी की निकासी तेज हुई है। फिर है आर्थिक साम्राज्यवाद अथवा आर्थिक उपनिवेशवाद। धन की निकासी गांव से शहर की ओर होने तथा गांव में पूंजी का अभाव होने से अब शहरी लोग ग्रामीण अर्थतंत्र पर प्रभावी हो गए हैं। जो गांव में अग्रणी पंक्ति के लोग थे, वे अब शहरों में रहने लग गए हैं। वे अपनी ग्रामीण संपत्ति की देखभाल अथवा कृषि दूसरों को ठेके पर देने लग गए। फिर आता है 20वां पॉइंट, विश्वव्यापीकरण का प्रभाव। नगरीकरण की प्रक्रिया ने हमारे जीवन में विश्वव्यापीकरण को बढ़ावा दिया है। नगरों में आधुनिकतम तकनीकी तथा संचार के साधनों की प्रचुरता में उपलब्धता ने वैश्विक दूरियों को कम करके विश्व को एक गांव में तब्दील किया है। अब उपर्युक्त कारणों विशेषताओं से ग्राम एवं शहर के मध्य की दूरियां कम हो गई हैं। यानी कि संचार के साधनों की उपलब्धता के कारण, प्रचुर मात्रा में उपलब्धता के कारण जो गांव एक दूसरे से दूर थे, गांव और शहर दूर थे, उनकी बीच की दूरियां जो है समाप्त हो गई, ख़त्म हो गई, कम हो गई। उपर्युक्त के अतिरिक्त नगरीकरण एवं औद्योगिकरण के कुछ नकारात्मक एवं दुष्कार्यात्मक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। कहा जा रहा है कि विभिन्न प्रकार की जो सफ़ेदपोश, बेईमानी, मादक द्रव्यों का उपयोग, घूसखोरी, अपराध, तलाक, तस्करी, कालाबाजारी, मिलावटखोरी, जातीय एवं सांप्रदायिक तनाव, प्राथमिक समूहों का विघटन, दुर्घटनाएं, प्रदूषण, अपहरण आदि अनेक नकारात्मक घटनाओं के दर्शन होते हैं। शहरी जीवन तनावों एवं अशांति से भरपूर हो गया। गाँवों की तुलना में शहरी आबादी में मानसिक रोग एवं हृदय तथा कर्क रोग जैसी जीवन शैली संबंधित बीमारियां काफ़ी देखने को मिल रही हैं। फिर भी बढ़ती हुई आबादी की सुख सुविधाओं से
संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नगरीकरण एवं औद्योगिकरण की प्रक्रिया निर्बाध गति से जारी है। नगरीकरण और औद्योगिकरण व्यापक प्रक्रियाएं हैं जिनके साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण तथा वर्तमान में उदारीकरण, निजीकरण, विश्वव्यापीकरण संबंध है। ये सभी नगरीकरण एवं औद्योगिकरण को प्रभावित कर रहे हैं। फिर आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। विगत 2 शताब्दियों से भारतीय समाज की संरचना में व्यापक बदलाव हुए हैं। अंग्रेजों ने भारत में परंपरागत भूस्वामित्व, फसल चक्र, फसल निर्धारण, उत्पादन प्रणाली, वितरण व्यवस्था में बदलाव किया है। परंपरा में सामान्यतः परिवर्तन के प्रति विरोध आया है। एडवर्ड सिल्स के अनुसार परंपरागत समाज ना तो पूर्णतः परंपरागत है और ना आधुनिक समाज पूर्णतः परंपरा मुक्त है। आधुनिकता सोचने समझने का एक विशिष्ट दृष्टिकोण होता है। भारतीय समाज की प्रकृति लोकतांत्रिक हो रही है और भारत में नारी मुक्ति आंदोलन ने गति पकड़ी है। परिणाम स्वरूप सार्वजनिक जीवन के सभी पक्षों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है।